हेलो दोस्तों, आई एम सुमित दुलारे। मेरे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी, पेट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, जीडी आदि की कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए हम आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाते हैं। दोस्तों, हम इसमें आपको संविधान पढ़ा रहे थे। संविधान में दोस्तों हमने आपको मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के निर्देशक तत्व और दोस्तों हमने आपको संसद में लोकसभा, राज्यसभा पढ़ा दी थी। अब राष्ट्रपति हमारा एक टॉपिक है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको राष्ट्रपति के बारे में कुछ बता दें कि राष्ट्रपति कौन होता है। तो दोस्तों, पहली तो बात, जो राष्ट्रपति होता है वो हमारी कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। दोस्तों, यही बात 52 आर्टिकल में दी गई है कि राष्ट्रपति हमारी कार्यपालिका का प्रधान होता है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान की अगर बात की जाए तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। इसमें दिया गया है दोस्तों 52 में कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का हेड होता है, प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 में दिया गया है इसके पद के बारे में कि राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा और वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा दोस्तों। ठीक है। अगर वास्तविक प्रमुख की बात करें तो प्रधानमंत्री। दूसरा जो अनुच्छेद है 53, अनुच्छेद 53, इसमें दोस्तों राष्ट्रपति की कार्य तथा शक्तियाँ। ये दोस्तों राष्ट्रपति की काफ़ी शक्तियाँ, 7 शक्तियाँ हैं उसमें। विधायी शक्तियाँ, संवैधानिक शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ। दोस्तों कई शक्तियाँ हैं उसमें, 7 हैं लगभग। तो ये दोस्तों हम अगले पार्ट, जो अगला पार्ट होगा उसमें देखेंगे। और काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाएगा, इसलिए हम 2 पार्टों में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो हम पहला ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, तो निर्वाचन के बारे में पहले देख लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, आपको बता दें कि हमारे देश में 2 प्रकार से निर्वाचन होता है। किसी का जो चुनाव होता है 2 प्रकार से होता है, वो एक अप्रत्यक्ष रूप से और दूसरा प्रत्यक्ष रूप से। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि कोई डायरेक्ट जाके सीधे वोट करे। जैसे हम विधायक या सांसद के लिए वोट करते हैं, लोकसभा के सांसद के लिए वोट करते हैं, तो उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष की बात करें कि जो हमारे द्वारा जो चुना गया वो राष्ट्रपति या वो सांसद या विधायक, तो वो वोट किसी को करे, उसे अप्रत्यक्ष वोट कहते हैं। तो ये दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसका अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। अब ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें एक निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल। दोस्तों अब आप कहेंगे इस निर्वाचक मंडल में क्या होता है। दोस्तों, इस निर्वाचक मंडल को हम 4 लोगों में बांट लेते हैं, 4 पार्ट में बांट लेते हैं। पहला जो लोकसभा, दूसरा दोस्तों राज्यसभा, और दोस्तों तीसरा राज्य की विधानसभाएं। राज्य की विधानसभाएं। और दोस्तों चौथा है दिल्ली व पुदुचेरी, दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा। ये दोस्तों 4 जो लोग होते हैं, ये 4 जो सांसद और विधायक होते हैं, ये जो चारों जगह के, ये दोस्तों हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में होते हैं, जो इसके चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों ये जो चुनाव में जो भाग लेते हैं ये निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों दिल्ली, पुदुचेरी, राज्य की विधानसभाएं, राज्यसभा, लोकसभा, चारों जगह के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। एक लोग और होते हैं जो भाग नहीं लेते हैं। वो कौन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं हमारी राज्य की विधान परिषदें, यानी विधान परिषदें, विधान परिषदों के सदस्य।
दोस्तों जो कि हमारे भारत में 6 राज्यों में है। आप अगर इसको याद करने का तरीका चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सिर्फ 6 राज्यों में है, तो इसीलिए ये जो है हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, क्योंकि 6 राज्यों को अगर ये मौका दे दिया गया कि इसके सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लें, तो बाकी राज्यों के साथ जो है अन्याय होगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि राज्य की विधान परिषदें जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने आपको निर्वाचक मंडल की बात बता दी आपको। ठीक है, अब हम दोस्तों आपको बताते हैं कि आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति दी गई, यानी विधि दी गई है दोस्तों, कि किस प्रकार से जो ये लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो किस प्रकार से लेंगे दोस्तों। विधि क्या होगी दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें, अपने जो देश में 2 प्रकार से सिस्टम चल रहा है, एक संघ और दूसरा राज्य। तो दोस्तों अगर संघ की बात करें तो संघ में लोकसभा राज्यसभा है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अगर सांसद मिला लें तो 1776 सांसद होते हैं, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं 1776। और राज्य में हमारी विधानसभाएं हैं, तो अगर विधानसभाओं के टोटल सदस्यों की बात करें जो विधायक होते हैं वो लगभग 4120, तो ये दोनों हैं। तो अगर 776 और इसके बाद 4120 दोनों का अगर वो करेंगे तो ये बराबर तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनका एक सिस्टम बनाया गया है कि किस प्रकार से इनके दोनों की वोट की वैल्यू, जो दोनों के वोट का मूल्य है, जो एक समान हो जाए, इसलिए हमने कुछ फार्मूला रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो चुनाव होता है समान अनुपातिक मतदान पद्धति। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो समान अनुपातिक मतदान पद्धति के माध्यम से होता है। तो इसमें दोस्तों अगर किसी के वोट की वैल्यू निकालनी है, एक विधायक या एक सांसद, तो पहले हम विधायक की एक वोट की जो वैल्यू निकालेंगे उसका फार्मूला क्या होता है, एक विधायक के वोट की वैल्यू। दोस्तों अगर विधायक के वोट की वैल्यू बात करें तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और दोस्तों अगर इसी पे एक फार्मूले में एक चीज़ और अप्लाई होती है, जैसे मान लो किसी राज्य की जनसंख्या मान लो 10 लाख या 20 जो भी है, ठीक, और उसमें उसके विधायक जो हैं 10 हैं, अनुमान एक ऐसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के, ऐसे काट दिया, तो अब 10,000 का इसमें गुणा करना पड़े, तो इससे क्या करते हैं, एक छोटी संख्या बनाने के लिए 1/1000, यानी इसमें 1000 का भाग कर देते हैं टोटल जनसंख्या में, तो इसके एक विधायक के वोट की वैल्यू निकल आती है। अब जो दूसरा जो है सांसद लोग होते हैं, तो सांसद के वोट की वैल्यू क्या होगी, ये तो विधायक की निकल आएगी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों दिल्ली व पुदुचेरी की इसी फार्मूले से निकाली जाएगी, अगर सांसद, क्योंकि वो भी तो विधायक ही हैं। अब सांसद की वोट की वैल्यू की बात करते हैं, तो सांसद की कुल विधायकों के मत मूल्य, जो फार्मूला होगा कुल विधायकों के मत मूल्य। ठीक है, कुल विधायकों के मत मूल्य और इसके बाद निर्वाचित सांसदों की संख्या, सांसदों की संख्या, ये दोस्तों ये इससे विधायक की वोट वैल्यू निकलेगी, इससे सांसद की वोट वैल्यू निकलेगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें ये सिस्टम नहीं है कि जैसे आम चुनाव होता है लोकसभा का, उसमें ये है कि 4 लोग खड़े हुए, 4 लोगों में से जिसके वोट ज़्यादा निकल आए वो जीत गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें दोस्तों सीधा दिया गया है कि 50% वोट जो है, परसेंटेज जो वोट का है 50% निकलना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय पद्धति, एकल हस्तांतरणीय
पद्धति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो 4 लोग हैं, A B C D, 4 लोग वोट कर रहे हैं। आपको हमने अभी लोकसभा का बताया कि कोई जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा, या विधानसभा की बात करो, जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। छोटे से चुनाव की आप बात कर लें, प्रधानी जैसे का पंचायत लेवल चुनाव होता है, अगर प्रधानी में कोई सदस्य खड़ा होता है और 3 कैंडिडेट मान लो खड़े हुए हैं किसी ग्राम पंचायत में, तो 3 कैंडिडेट में जिसके वोट ज़्यादा आ जाते हैं, कि जिस सदस्य के वोट ज़्यादा आ जाते हैं वो जीत जाता है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी सदस्य खड़ा होता है, अगर उसके 50% के ऊपर वोट आएंगे तभी वो जीता माना जाएगा। तो क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है किसी के वोट 33% है, किसी के 24% है, किसी के 10% है, कई सारे सदस्य होते हैं, तो कोई जीतता ही नहीं है, तो फिर हमें चुनाव रद्द करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए एक सिस्टम बना के रखा गया है, एकल हस्तांतरणीय पद्धति। मतलब जो चुनाव का जो सिस्टम है वो ऐसे गिनती होती है। जैसे मान लो पहले किसी आदमी ने वोट दिया, जैसे एक आदमी, ये मान लो C नाम का आदमी है, इसने 1 को वोट दिया, फिर 1 को 1 नंबर पे रखा, 2 को 3 नंबर पे रखा, और D को 4 नंबर पे रखा, C को 3 नंबर पे रखा। ठीक है, तो ऐसे इसने चारों का क्रम बना लिया, 1 2 3 4। तो पहले काउंटिंग होगी 1 की, तो 1 वाले जितने होंगे उनकी काउंटिंग होगी। मान लो एक बार में 50% किसी के वोट नहीं आए तो दूसरी बार काउंटिंग होगी। अगर दूसरी बार में वोट आ गए 50% किसी कैंडिडेट के, तो वो जीता मान लिया जाएगा। अगर नहीं आते हैं तो फिर तीसरी बार काउंटिंग होगी। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आते तो अगली बार, जब तक मतलब 50% वोट नहीं आते हैं किसी सदस्य के, वो तब तक जीता नहीं माना जाता। इसे बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय पद्धति। ये दोस्तों निर्वाचन की जो है रीति है। ये निर्वाचन का जो हमारे राष्ट्रपति का जो सिस्टम होता है, किस प्रकार से इसका निर्वाचन होगा, ये फार्मूला है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को राष्ट्रपति की पदावधि बताएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों राष्ट्रपति की पदावधि की बात की जाए तो 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। अगर ये अपनी तरफ से इस्तीफा या इसके ऊपर कोई महाभियोग प्रक्रिया का कोई वो प्रावधान ना किया जाए, तो जो ये अपने पद पर आराम से 5 वर्ष तक रह सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो इसकी पदावधि है, आर्टिकल 56 में दी गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें पुनः निर्वाचन की, तो पुनः निर्वाचन में अगर दोस्तों देखा जाए कि हमारे देश में एक सिस्टम है, अगर इंडिया की बात करें तो एक सिस्टम है, इसमें हमारे देश का राष्ट्रपति कितनी भी बार, अनलिमिटेड, मतलब इसमें कोई ये नहीं दिया गया है कि कब तक ये चुनाव लड़ सकता है। जैसे अगर बात की जाए अमेरिका की, कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 2 बार से अधिक कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता। ये सिस्टम वहाँ कर दिया गया, क्योंकि एक राष्ट्रपति थे दोस्तों, तो वो 4 बार तक पद पर रहे थे अमेरिका में। तो इसीलिए लोगों ने सोचा, या वहाँ की जो संसद थी उसने सोचा कि ये तो मतलब कोई भी व्यक्ति इतने इतने बार तक राष्ट्रपति रहेगा तो फिर सिस्टम देश का गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए उनने एक सिस्टम संविधान में कर दिया है कि कोई व्यक्ति अगर 2 साल से ज़्यादा अपने पद पर रहता है, राष्ट्रपति के पद पर, जैसे सिस्टम ये है कि अगर वहाँ का राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो अगर वो राष्ट्रपति बन गया तो एक तो चुनाव उसका वो हो गया है, और इसके बाद वो 2 चुनाव, और ऐसा नहीं है। सिस्टम ये है कि अगर 2 साल से ज़्यादा अगर वो राष्ट्रपति पद पर रहता है तो वो राष्ट्रपति का एक काउंट कर लिया जाएगा, कि मतलब एक बार वो पद पर रह चुका है। ठीक है, तो वहाँ 2 बार मात्र रह सकते हैं, चाहे उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने हो, चाहे 2 बार चुनाव से राष्ट्रपति बने हो। ठीक है दोस्तों, अपने यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं, अपने यहाँ कितनी भी बार रह सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रपति की उस पर पद पर रहे हैं तो हमारे पहले ही राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो सबसे ज़्यादा टाइम तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। अब दोस्तों बात की जाए अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में हमारे संविधान में राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई। तो योग्यता में दोस्तों क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पद के लिए क्या वो योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें कई सारी शर्तें हैं। पहली जो शर्त है दोस्तों, उसमें दिया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त में दिया है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी शर्त है दोस्तों,
पहले में भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और तीसरी दोस्तों शर्त है जो उसमें लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा का दोस्तों इसमें कह दिया गया है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य है, मतलब लोकसभा के सदस्य बनने वाली जितनी भी अर्हताएं हैं, जितनी भी योग्यता है वो उसके पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और चौथी शर्त है वो दी गई है, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। दोस्तों अब ये लाभ का पद क्या है, जैसे कोई सरकारी जॉब कर रहा है तो उसे लाभ का पद कहेंगे। अगर दोस्तों वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी मंत्री के पद पर है तो वो मंत्री, इन लोगों का पद लाभ का पद नहीं माना जाता, क्योंकि जो ये लोग होते हैं इनका पहले, जैसे उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए भी दूसरा पद संभाल सकता है, इसीलिए उसे लाभ का पद नहीं बोला जाता। ठीक है। अब दोस्तों पाँचवीं जो एक शर्त और होती है, ये तो शर्तें सभी पूरी कर सकते हैं, आम लोग जो हैं वो ये शर्तें पूरी कर सकते हैं। एक और शर्त है, एक शर्त क्या है, उसमें दोस्तों कह दिया गया 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, और सेकंड में 50 अनुमोदक। आप लोगों को जो बताइए, जो निर्वाचन मंडल होता है उसी निर्वाचन मंडल के 50 विधायक या 50 सांसद 50-50 हों, जो 50 अनुमोदक हों और 50 प्रस्तावक हों, वो जाके प्रस्ताव करें कि ये जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये शर्त है। और दोस्तों इसमें 15,000 रुपये जो है जमानत राशि जमा होती है, जमानत राशि। और दोस्तों ये आरबीआई या सरकारी खजाने में, आरबीआई या सरकारी आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा होती है। दोस्तों ये जो 15,000 राशि है, अगर 1/6 टोटल वोटों का 1/6 अगर भाग नहीं तुम्हारे पास आता है तो ये राशि जब्त कर ली जाती है। 15,000 रुपये जो राशि है जब्त कर ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने आप लोगों को इसकी योग्यता के बारे में बता दिया कि क्या अर्हताएँ होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। अब इसके बाद बताते हैं इसकी शपथ। अगर शपथ की बात करें दोस्तों इसकी शपथ जो है जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा दिलाई जाती है, या फिर अगर वो अनुपस्थित हैं तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। इसकी जो शपथ है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ की बात। अब दोस्तों महाभियोग, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि राष्ट्रपति की निर्वाचन कैसे होता है, इसका पद क्या है, इसकी पदावधि क्या है, इसका पुनः निर्वाचन कैसे होता है, इसकी शपथ कैसे दिलाते हैं। अब दोस्तों हम ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हमें एक भी चीज़ तो पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति हटाया कैसे जाता है, हटाने का क्या सिस्टम है। दोस्तों अगर हटाने का सिस्टम कहा जाए तो इसे महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं। महाभियोग प्रक्रिया कब लाई जाती है? महाभियोग प्रक्रिया तब लाई जाती है राष्ट्रपति के ऊपर जब वो संवैधानिक कोई गलती करे, संविधान में कोई संविधान का उल्लंघन करे। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है उसको हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको एक बात बता दें
कि जो ये महाभियोग प्रक्रिया है ये दोनों सदनों में लाई जा सकती है, चाहे राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या लोकसभा, किसी भी सदन में लाई जा सकती है ये इसको हटाने की। और दोस्तों एक एक शर्त होती है इसको लाने से पहले, इसको लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व बता दिया जाता है कि आपने ये गलती की है संविधान में और आपको आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव आया है, ठीक है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। ये तो दोस्तों इसको हटाने की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही बता दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव आया है। दोस्तों एक बात और फैक्ट की बता दें कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी अगर कार्रवाई होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, ना कि उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में उसके ऊपर किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता कभी भी। ये फैक्ट की है, राष्ट्रपति का एक वो है विशेषाधिकार, समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपको राष्ट्रपति की सारे पद बताया, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया बताई, निर्वाचन मंडल क्या होता है, पदाविधि बताई, ठीक है दोस्तों, और योग्यता बताई, इसके बाद शपथ बताई, महाभियोग प्रक्रिया बताई। ये बारी बारी से अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61 सारे हमने आपको आर्टिकल बताए विस्तारपूर्वक। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।